दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न करने को लेकर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन और दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी के संयुक्त अध्यक्षता में दरभंगा जिला शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। दरभंगा कलेक्ट्रेट के अंबेडकर सभागार में सोमवार को वहीं आयोजित जिला शांति समिति की बैठक में दुर्गा पूजा को काफी शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न करने को लेकर कई आवश्यक निर्देश दिए गए कि किस तरीके से पूजा के क्रम में पुलिस सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति पूजा स्थल पर की गई है, इसको लेकर भी जानकारी दी गई। पूजा स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे और पुलिस सुरक्षा बलों की लगातार निगरानी और असामाजिक तत्व के लोगों पर नजर बनी रहेगी। कहीं से भी कोई गड़बड़ी या अफवाह करने वाले लोग पकड़ाते हैं तो ऐसे लोगों पर पुलिसिया कार्रवाई की जाएगी। आयोजित जिला शांति समिति की बैठक में दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आड़ा, दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त राकेश गुप्ता, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार, उप विकास आयुक्त दरभंगा सहित अन्य कई पुलिस पदाधिकारी और संबंधित लोगों ने बैठक में हिस्सा लिया। वहीं शांति समिति की बैठक में शामिल सदस्यों ने भी दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न करने में अपना सहयोग देने की बात कही और दुर्गा पूजा से संबंधित और भी कई महत्वपूर्ण बातों को सदस्यों ने रखा। दरभंगा जिला की शांति समिति के सभी सदस्यों का स्वागत करता हूं। यह बात कहने की नहीं है, हम सब जानते हैं, महसूस करते हैं कि दरभंगा जिले में कोई भी पर्व त्योहार हो, विधि व्यवस्था की कोई भी स्थिति हो, शांति समिति के सभी सदस्य, चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी भी भावना के हों, किसी भी वर्ग के हों, उस सब से ऊपर उठ करके शांति की स्थापना को महत्व देते हैं और इस सब पर जिला के सभी लोगों को गर्व है। और मैं पूरे जिला की ओर से, दरभंगा जिला प्रशासन की ओर से जिला शांति समिति के सभी सदस्यों को उनके इस समर्पण के लिए, लगातार उनके द्वारा किए जा रहे सतत प्रयास के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी सितंबर माह के अंत में 30 तारीख को जिले में कुछ क्षेत्र में, जिले के कुछ क्षेत्र में कोसी नदी का पानी तटबंध फूट जाने के कारण, प्रवेश कर जाने से बाढ़ की स्थिति बनी है। तो प्रशासन के लोग, कई सारे सामाजिक लोग भी, सामाजिक संगठन भी लगातार आपदा राहत और बाढ़ पीड़ितों की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। हम लोगों की थोड़ी व्यस्तता बाढ़ आपदा को लेकर के रही है, इसलिए मैं आज आप लोगों से विशेष अनुरोध करूंगा कि हम लोग इस मीटिंग को जितना हो सके संक्षिप्त में रखें, टू द पॉइंट रखें। जहां भी जो चीज संज्ञान में दिलाने के लिए है, लाने के लिए है, जो भी सुझाव है, हम लोग सिर्फ उसी पे बात करें, क्योंकि हम सब लोग परिचित हैं। तो संबोधन में बहुत समय देने के बजाय सीधे जो मुद्दे की बात, जो एक बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, उसको दोहराने की भी जरूरत नहीं है। कोई सदस्य अगर वो चीज ले आए हैं, उसी चीज को बार बार बोलने से समय ही बर्बाद होगा, सब लोगों का कीमती समय है। तो मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि कोई नई बात, अगर मान लेते हैं 30 लोग हैं, एक पॉइंट भी रखेंगे तो 30 सुझाव, 30 पॉइंट आ जाएगा, जिस पे अमल करने से बहुत सारी चीजें बदल सकती है, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। अभी हमारे नगर आयुक्त भी इस बार पहली बार शांति समिति की बैठक में, और हम लोग इतना भी स्वागत करते हैं। इनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी होगी, चाहे शहर में किसी भी प्रकार की व्यवस्था की बात हो और वहां पे जो भी संसाधन की बात हो, तो मैं उनको भी अनुरोध करूंगा कि ध्यान से नोट करेंगे, उनकी टीम भी होगी और बाकी पदाधिकारी भी। जो भी सुझाव आए हैं वो सिर्फ सुझाव नहीं है, आप ये समझ लीजिए कि शांतिपूर्ण, बिना कोई भेदभाव के, बिना कोई वैमनस्य के, प्रेम से, भाईचारा के साथ ये जीने का एक तरीका है। उस सब पे अगर आप अमल नहीं करेंगे, कोई भी कसर रह जाएगी, तो समझिए कि आपका ये प्रयास पूर्ण रूप से सफल नहीं होगा, फलीभूत नहीं होगा। तो ध्यान से सुनिए, नोट करते जाइए और उसको तुरंत, अपने पास बहुत टाइम नहीं है। दुर्गा पूजा या दशहरा का दिन या अष्टमी की पूजा की बात करें, षष्ठी के बाद से मैं मानता हूं कि दुर्गा पूजा का वास्तविक रूप से शुभारंभ हो। हम लोग की एक अच्छी परंपरा को पहले थी और वो छूट रही है। अच्छा और शांतिपूर्वक जो जुलूस को हम लोग पुरस्कृत
करते थे, चाहे मोहर्रम समिति का, चाहे रामनवमी समिति का, चाहे दशहरा का, उसको हम लोग फिर से शुरू करें। हर बार चर्चा हो रही है, उसको हम लोग अमली जमा नहीं बना पा रहे हैं, चाहे जहां भी कोई कठिनाई हो। आप ही लोगों में से कोई अगर जजेस कमेटी हो जाए और निष्पक्ष और बाकी हमको दे दीजिएगा बंद लिफाफे में, हम लोग उसी को स्वीकार कर लेंगे। जहां तक मुझे मालूम था कि कमेटी उसके हिसाब। बिहार सरकार जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी सोमवार को दरभंगा पहुंचे और दरभंगा में आए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। वहीं प्रभावित लोगों और मवेशियों का भी हाल देखा। साथ ही सरकार की ओर से चल रहे राहत सामग्री की स्थिति को भी देखा गया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के बाद जिला अतिथि लहरियासराय दरभंगा में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। बाढ़ के तमाम वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। कहा, अप्रत्याशित रूप से इतना पानी आया कि इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। आयोजित प्रेस वार्ता के मौके पर दरभंगा की जिलाधिकारी राजीव रोशन, दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी और अन्य कई लोग मौजूद थे। वहीं प्रेस वार्ता में आगे जल संसाधन मंत्री ने कहा कि नेपाल में अत्यधिक बारिश लंबे समय के बाद और इतने कम समय में 3 दिनों में इतनी अधिक बारिश हो गई कि वह तमाम बारिश बिहार होकर ही निकलती है, जिसका असर 27 से लेकर 29 सितंबर तक को दिखा और जिसका नतीजा यहां पानी पहुंचा और बाढ़ की स्थिति बन गई। कमला, कोसी नदी और अन्य दूसरी नदी का एक साथ ही जलस्तर अधिक बढ़ गया। वहीं दरभंगा में बाढ़ आने के बाद अब स्थिति नियंत्रण में है और बाढ़ का पानी काफी कम हो गया है और बाढ़ राहत सामग्री भी काफी तेजी से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और भी कई बातों को कहा जल संसाधन विभाग बिहार सरकार के मंत्री ने। अप्रत्याशित रूप से इतना पानी आया जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं। आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों के यहाँ जो उत्तर बिहार में बाढ़ आती है वो मुख्य रूप से जो नदियां नेपाल से निकलती हैं और बिहार मतलब उत्तर बिहार होते गंगा में मिलती हैं और फिर सारा पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है। तो इस बार नेपाल में अप्रत्याशित रूप से जो अमूमन पिछले वर्षों में होता रहा था, लंबे समय के बाद इतनी अधिक बारिश इतने कम समय में, दोनों चीज कि एक तो करीब 3 दिन में समझिए 250 मिलीमीटर बारिश हो, सोच सकते हैं, जबकि 125-150 ही होना अतिवृष्टि मतलब वो बहुत ही अत्यधिक वृष्टि माना जाता है। उससे भी दुगुने से ज्यादा बारिश 3 दिनों के अंदर हो। वो नतीजा कि सारा पानी तो बिहार ही आके निकलता है, अल्टीमेटली ड्रेन होता है। और दूसरे एक तो ये था कि 3 दिन में 26 से 28 27 से 29 सितंबर, ये भी सोच के देखिए कि सितंबर में अमूमन ये बाढ़ जो उत्तर बिहार की नदियां हैं उसमें बाढ़ का सीजन अगस्त से शुरू के सितंबर में होता है। इस साल 27 से 29 अधिकतम बारिश हुई नेपाल में और जितनी नदियां पश्चिम से पूरब तक मैंने घाघरा गंडक से शुरू करिए और उधर बागमती अधवारा जो है, फिर कमला, कोसी, महानंदा तक पूरब तक चले जाइए, वहां दार्जिलिंग के कोने तक ये सारा पानी बिहार कोहे में ही आना था। और ये भी पहली दफा हुआ जो एक साथ सारी नदियों में जलस्तर इतना अधिक बढ़ गया। और इस अप्रत्याशित या ऐतिहासिक जल वृद्धि का परिणाम ये था कि पहली दफा जो लोगों को मालूम है अभी तक, कोसी में जहां की बाढ़ से दरभंगा इस जिले का भी एक हिस्सा प्रभावित हुआ, तो उस ख्याल में हम लोग के विभाग के भी लोग और जिला प्रशासन के लोग
आप सब लोग तो उसके चश्मदीद रहे हैं कि सारे लोगों के लाख प्रयास के बावजूद हम लोग कुछ जगह खास तौर से किरतपुर में जो भूगोल के पास टूट गया उसको हम लोग नहीं बचा सके, और कारण भी यही था कि लगभग 5-6 किलोमीटर में बांध के ही ऊपर से पानी गुजर गया। टूटने की बात तो बाद में आई, और उसके ऊपर जो बांध से अगर ओवर टॉप करता है तो रोकने के लिए जो भी प्रयास होते हैं, डॉबल बनाना, जितना लोग बनाते जाते थे जल स्तर बढ़ते जाता था, उसको भी ओवर टॉप करते जाता था। तो हम लोग के विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन और खुद कलेक्टर साहब स्पॉट पर लीड कर रहे थे पूरी टीम, लेकिन वहां पर टूटान हुई, जिसके कारण जो किरतपुर और वहाँ और जो है कुशेश्वर स्थान और इधर बिरोल एक और दूसरे ब्लॉक का भी गौड़ाबोड़ाम, किरतपुर और कुशेश्वर, ये तीनों का हिस्सा प्रभावित हुआ है। और वो जो प्रभावित हुआ है उसमें भी आप लोग को पता ही है कि जो सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया है, जो सब कुछ पहले से तय रहता है, जो किस परिस्थिति में प्रशासन अधिकारियों को क्या करना है, वो सब लोगों ने मुस्तैदी से किया है। पॉलीथीन सीट्स से लेके राहत कैंप से लेके उसमें सामुदायिक रसोई से लेके बाकी जो चीजें हैं, एनडीआरएफ को बुलाना, एसडीआरएफ को बुलाना, कोई भी आकस्मिक स्थिति में लोगों की मदद के लिए तुरंत पहुंचना, उन सब सारी चीजों पर जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम किया है, आप सब लोग जानते ही हैं। और हम लोग अभी वहां पर जो असली टूटान स्थल है, जो भूगोल है, वहीं पे हम लोग सब लोग गए, और हमारे टीम के सबसे वरिष्ठतम जो इसके विशेषज्ञ अभियंता लोग हैं, उनका भी दल हम लोग लेके गए, क्योंकि अब हम लोग के सामने दूसरी चुनौती है उस टूटान वाले गैप को फिर से रिस्टोर करना, मतलब फिर से भरने। लेकिन आज भी जो स्थिति हम लोग अभी देख के सीधा आ रहे हैं, वहां अभी भी पानी का बहाव तेज चल रहा है। तो इस परिस्थिति में हमारे टेक्निकल टीम फिर से एक बार उसको असेस करने जाएंगे अलग से, और कैसे उसको जल्द से जल्द उस गैप को हम लोग भर सकते हैं, उसका भी प्रयास किया जा रहा है। वैसे हम लोग के विभाग ने ये लगभग तय कर लिया है कि आने वाले समय में इस तरह की स्थिति फिर से नहीं आए। इसके लिए जो अभी वर्तमान बांध की ऊंचाई है या उसकी चौड़ाई है, हम लोग दोनों चीज उसको बढ़ाएंगे, उसकी ऊंचाई भी बढ़ाएंगे, उसको और मजबूत भी करेंगे, और उसको खूब सुदृढ़ बनाने के लिए उसके ऊपर ब्लैक टॉप करके रोड भी बनाएंगे, जिससे अगर उस पर आवागमन होते रहता है तो कॉम्पैक्शन मैक्सिमम होता है, और मतलब वो बांध और सड़क मजबूत बनती है। उस हालत में फिर भविष्य में इस तरह की त्रासदी नहीं आने की उम्मीद रहेगी। तो हम लोग दोनों फ्रंट पर काम कर रहे हैं। विभाग की तरफ से, जल संसाधन विभाग की तरफ से हम लोग के बांध को इतना मजबूत कैसे बनाया जाए कि आने वाले समय में फिर किसी भी तरह की कोई इस तरह की के हालात पैदा नहीं हो। और दूसरी बात, जो इस बार ये दिक्कत आई, उसमें जो पीड़ित लोग हैं यहाँ के, जो तीनों प्रखंड हम लोगों ने कहा, किरतपुर है, फिर जो ये दोनों और जो प्रखंड है, गौड़ाबोड़ाम है और उधर है कुशेश्वर स्थान, ये तीनों प्रखंड के पीड़ित लोगों को भरपूर राहत मिल जाए। जिला प्रशासन से बात हुई है, जो भी राहत उन लोगों को मिलना है
उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई निधि की कमी नहीं है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी बराबर कहते हैं कि खजाने पर यानी राज्य के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार होता है। इसलिए जो भी संसाधन राज्य सरकार या जिला प्रशासन के पास उपलब्ध रहता है उसमें राज्य सरकार का स्पष्ट निर्देश रहता है कि जो आपदा पीड़ित हैं उनको हर संभव अधिकतम मदद किया जाए। और जिला प्रशासन भी काफी सक्षमता से मुस्तैदी से काम कर रही है, जिसका मुजाहिरा यानी मैंने जिसको का फीडबैक भी सही हम लोग को उस स्थल से भी मिला, उन इलाकों में भी मिला जहाँ के लोग सबसे अधिक प्रभावित हैं। अगर उन लोगों को भी कोई इस तरह की थोड़ी बहुत कमी, यहाँ पे चापाकल गड़ा है लेकिन एक और की जरूरत है, इस तरह की कुछ बातें आई है, उनको भी जिला पदाधिकारी ने कहा है कि हम लोग पूरा कर देंगे। और बाकी फिर कैसे जल्दी से जल्दी जल माने पानी निकले, जो आबादी के इलाके में पानी घुस गया है, और उस गैप को या भूटान में जो वहाँ खाली जगह बना है उसको हम लोग कैसे भर के फिर से लगाएं, ये हम लोगों के सामने अगली चुनौती है, जिस पर हम लोग काम करके जल्द से जल्द उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। सर, सवाल ये है कि बाढ़ जब भी आता है तो तबाही आता है और इसका समाधान बताया जाता है कि नेपाल में, तो अभी सरकार एनडीए की यहाँ भी है, बिहार में भी और केंद्र में भी, तो क्या इस पर पहल होगा कि इसका अस्थायी निदान किया जाए? कई बार ये कहा जाता है कि सरकार इसमें जो हमने आप ही ने जो कहा, आपने क्या कहा कि इसका स्थायी समाधान नेपाल से होगा, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दायरे में तो कहीं नेपाल सरकार नहीं है। हम लोगों को दिक्कत जहां से होती है, और इस काम के लिए संजोग से 2010 से 15 में भी हम इस विभाग के प्रभारी मंत्री, और उस समय हमने नेपाल भी जाके बात की। जो हाई मतलब इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन है जो आप कह रहे थे हाई लेवल डैम का, वो सभी जगह हम लोगों के अभियंता ने मिलके, जो CWC है केंद्रीय जल आयोग है, मतलब भारत सरकार की संस्था के भी जो तकनीकी रूप से विशेषज्ञ अधिकारी अभियंता है, उनकी टीम लेके काम करके वो तीनों जगह तीनों नदियों पर चिन्हित है, आइडेंटिफाइड है। कमला में, तीसा पानी में, बागमती में, नूनथोड़ में, कोसी में, बड़ा क्षेत्र में, इन तीनों जगहों पर हाई लेवल डैम ही उन लोगों ने इसका सलूशन बताया है। और दिक्कत क्या है कि हमेशा किसी भी नदी में अगर हाई लेवल डैम बनता है तो हमेशा वो नदी के मतलब अपर मोस्ट स्ट्रीम वाले पोर्शन में बनता है, मतलब सबसे ऊंची जगह बनेगा, वहां पानी रुकेगा तभी ना नीचे पानी रुक जाएगा। और अगर रिजर्वायर बनता है तो उससे एक डूब क्षेत्र क्रिएट होता है, मतलब कुछ एरिया सबमर्ज होता है, डूबता है, और वो डूबने का एरिया नेपाल में ही बनना है, उसमें कुछ आबादी भी विस्थापित होती है, उनके पुनर्वास का इंतजाम करना पड़ता है। हम लोग अपने तरफ से और भारत सरकार की तरफ से भी इसकी पहल करके, क्योंकि नेपाल से हम लोग को आवश्यक सहयोग नहीं मिलता है, क्योंकि इसका फायदा तो मुख्य रूप से बिहार को और भारत में होना है। हालांकि हम लोगों ने एक उनके फायदे के लिए भी वराह क्षेत्र की योजना में हाइडल प्रोजेक्ट भी है। हमने उनको कहा है कि इसमें से हम इतना बिजली आपको देंगे जो नेपाल के लिए काफी होगा, लेकिन वहां पर भी वो लोग पब्लिक को समझा नहीं पा रहे हैं। और नतीजा है कि समझिए 2004 में एक JPO बना, ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफिस, जिसमें बिहार सरकार, भारत सरकार, नेपाल सरकार के अधिकारी हैं, विराटनगर में ऑफिस बना। लेकिन वो लोग जब कभी DPR बनाने उस डूब क्षेत्र बनाने वाले एरिया में गए, लोकल लोगों ने उनको सर्वे भी नहीं करने दिया है। इसलिए ये एक ऐसी स्थिति है जहां स्टेलमेट मैंने एकदम फंस जाता है।
इसके निराकरण के लिए और इसके विकल्प के रूप में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने एक दूसरा सलूशन सोचा है कि इन नदियों पर सभी इन तीनों नदियों पर एक सेकेंड बराज बनाने का प्रस्ताव हम लोग जो अपने एरिया में करेंगे उसको भी हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है कि वो समझिए कि बागमती में हम लोग का यहाँ है नीचे वाले पोर्शन में, बागमती में कहाँ है? ढेंग में। बागमती में ढेंग में है, कमला में भी है और उनका बड़ा ही सकारात्मक रुख है। आपने देखा होगा कि उन लोगों ने करीब 11,000 करोड़ कमिट किया है जो हम आपके बाढ़ के मॉडरेशन शमन के लिए देंगे। उसमें हम लोग इन योजनाओं को ले जाएंगे और उम्मीद है मुझे कि इस दिशा में कुछ सार्थक पहल आगे जरूर है। अरे सर, विपक्ष ने कल विपक्ष ने वो भी एक बड़ा कारण है कि नेपाल से जो पानी आता है कई तरह के गाद उसके अंदर जमे हैं, तो आज तक साफ नहीं बना, उसको कल कोई उपाय किया जा रहा है। नदी के गाद को साफ करना ये बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि भारत सरकार के ही स्तर से कई बार कोशिश हुई है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा सफलता मिल नहीं पाई कि वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। गाद निकालने की बात तो बाढ़ को छोड़ दीजिए, नदियां मर रही है के पेट में जाके देखिए, किसी नदी के बारे में आप देखिए। मैं उस समय यूपीए की समस्या का समाधान हो सकता है। बिल्कुल, गाद तो कई तरह की समस्या की जड़ है। गाद के कारण ही नदी का फ्लो सेंट्रलाइज्ड नहीं रह पाता है, जहां फ्लो जाता है गाद एक्शन में जाता है। उन्होंने कहा कि ये सरकार की आपराधिक लापरवाही के कारण 2 जगह बांध टूटा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि नीतीश जी कटाव स्थल से 15 किलोमीटर दूर आए और आके चले गए, वहां नहीं पहुंचे। ये राजनीति कर रहे हैं, 2025 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। 7,000 रुपये जो दिए जा रहे हैं बाढ़ पीड़ितों को, वो ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन है। आप उनको खबर कर दीजिए कि आज सारा टीम, सरकार का टीम कटाव स्थल देख के आया, उनको सूचना दे दीजिएगा। कल का सर बतला रहे हैं गोहर गाँव में, कल हम गए, हमारा इंचार्ज दरभंगा टीम गया उस गाँव में, तटबंध तक सारा सुविधा मुहैया कराया जा रहा है प्रशासन की तरफ से भी। अब गोहर गाँव में जो है वहाँ जो हम मुआयना किए, एक भी पैकेट सरकार की तरफ से वहाँ नहीं पहुँचाया जा रहा है। कल का हम बतला रहे हैं सर, कल का बतला रहे हैं, हम लोग गए हुए पूरा कह रहे हैं। किनारे और नदी के बीच में जो अवैध खनन करके प्रत्येक दिन रात भर दिन हजारों ट्रैक्टर और हजारों ट्रॉली से मिट्टी काट करके निकाला जाता है, लेकिन जल संसाधन विभाग के आपकी टीम कहीं भी उसको रोकने में सफल। इसमें एक चीज आपको हम बता दें कि अवैध खनन गलत मामला है, वो गलत चीज है, अनियमित चीज है, उसके खिलाफ समय समय पर कार्रवाई की जाती है। और आप जहां कहीं अवैध खनन हो रहा है, आप सूचना दीजिएगा, जरूर कार्रवाई होगी। पहली रविवार की देर शाम दरभंगा में भीषण आग लग गई। वहीं आग लगी की घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने बिहार अग्निशमन विभाग दरभंगा को सूचना दी। आनन फानन में बिहार अग्निशमन विभाग की 3 दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। वहीं स्थानीय लोगों ने भी अपने स्तर से आग बुझाने में काफी सहयोग किया। दरभंगा थाना को भी आग लगी की घटना की सूचना दी गई। काफी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगी की घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार रविवार की देर शाम यह आग लगी थी। दरभंगा जिला के लक्ष्मी सागर सैदपुर वार्ड नंबर 14 पूर्व पार्षद सुशीला देवी पुत्र चंदन कुमार पासवान के यहाँ आग करीब 8 बजे शाम को लगने की बात कही गई है, जिसमें आग लगी है राज इलेक्ट्रॉनिक और टेंट हाउस है। मौके पर मोहल्ला वासियों के सहयोग और फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों की और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में आग पर काबू पाया जा सका। आपके साथ सर मेरे गोदाम है, बिजली का स्टैंड का गोदाम है, उसमें आग लग गया है। शाम में गए यहाँ से शाम देखे है, उसके बाद घर पर बैठे हुए थे, एक आदमी आके बोले कि उसमें से धुआं निकल रहा है, तो आए थे देखिए आग लगा हुआ। तो क्या लगा आपको, कैसे आग लगा होगा? आप सर इतना नहीं बता सकते कैसे लगा सर, देखेंगे तभी तो बताएंगे ना। मैंने आपको अंदाजा होगा इसमें लाइन था क्या? नहीं लाइन नहीं है इसमें, लाइन नहीं है। तो क्या लगता है किस प्रकार से आग लगा होगा? आप सर शाम देखे गए, कहीं दिया हुआ से लग गया हुआ था, डेली शाम देते थे, ऐसा कुछ नहीं था कभी।
या करीब 10-15 साल से हम लोग ऐसे गोदाम रखे हुए हैं, आज से नहीं है। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार पासवान। कितना का क्षति हुआ होगा करीब? तो इसमें तो बहुत से इनका सामान था, बिजली का सामान था, बहुत सारा जो दूसरे बाजा वजा सारा चीज़, मशीन कुर्सी सारा चीज़ था इसमें। सब कुछ जल गया? जी जी। कौन सा जगह है ये? लक्ष्मी सागर सैदपुर वार्ड नंबर 14। फायर ब्रिगेड कितना देर में आ गई? हमको लगता है सर आधा घंटे के बाद आई है। आ गई? जी जी। आधा घंटे फायर ब्रिगेड आ जी गई, सर। आग पर काबू पा लिया? यहाँ तो रास्ता भी सब पूरा टूटा हुआ है, इतना तोड़ के सब बर्बाद कर देता है, कुछ कहलक नहीं सर। तो कहीं का वो भी परेशानी है यहाँ तक? जी जी जी, बहुत परेशानी है सर। ये कौन सा वार्ड है? 14 वार्ड। दरभंगा से इस वक्त काफी दुखद खबर सामने आई है। सड़क हादसे में 3 युवक की मौत हो गई। घर में कोहराम मचा है, मातम पसरा हुआ है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दरभंगा जिला में सोमवार को भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 युवक की मौत हो गई। हादसा बहेड़ा थाना क्षेत्र के बेनीपुर से बिरौल जाने वाले मुख्य मार्ग के मालिया टोल के पास हुआ है। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि एक की मौत अस्पताल में इलाज के क्रम में हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि प्रकाश और चंदन सुबह सुबह बेनीपुर के नवादा स्थित मां भगवती के दर्शन के लिए गए हुए थे। दर्शन कर लौटते वक्त NH 56 बेनीपुर के मालिया चौक समेत बुलेट और पैशन प्रो बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा घटना की सूचना बहेड़ा थाना को दी गई। सूचना मिलते ही थाना अपने दलबल के साथ पहुंचकर घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान रोहार निवासी संतोष यादव के पुत्र चंदन कुमार यादव और उमेश यादव के पुत्र प्रकाश यादव के रूप में की गई है, जबकि तीसरे युवक की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा DMCH भेजकर तहकीकात में जुट गई है। चंदन इसी साल इंटर की परीक्षा पास कर आगे की पढ़ाई शुरू कर दिया था और प्रकाश यादव 8वीं तक पढ़ाई कर अपने पिता के साथ मुंबई में रहकर मजदूरी का काम करता था। वहीं मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मृतक का आप कौन लगेंगे? चंदन यादव जी का आप कौन लगेंगे? दादी पोता। पोता थी आपकी? कैसी घटना हुई? घटना हुई बाबू गले पूजा करे, पूजा का गावे जले। क्या कह के गए थे यहाँ से? हमरा के कुछ नहीं कह के गले बाबू गए। हमारे गांव में एक दुखद घटना हुआ है, जो भगवती स्थान पूजा करने के लिए गए थे लोग। आज भक्ति भाव में डूबे रहते हैं लोग। 10 दिन नवरात्र चलता है उसमें। तो यहाँ हमारे गांव से, रोहार गांव से नवादा स्थान भगवती स्थान पूजा करने गए। कौन गए थे? एक संतोष का लड़का जो है चंदन कुमार यादव, उमेश चंदन कुमार यादव। पिता क्या नाम क्या है उसका? संतोष यादव उनका पिता का नाम है। लड़का का नाम है चंदन कुमार यादव। कितना उम्र होगा? उम्र है 19 वर्ष। और दूसरा है उमेश यादव का पुत्र प्रकाश यादव। उनका उम्र है 19 वर्ष का है। ये दोनों भगवती स्थान पूजा करके वापस आ रहे थे। तो बेनीपुर क्रॉस करने के बाद मलिया चौक के समीप पहुंचने से पहले ही उधर से वो बेनीपुर तरफ से आ रहे थे। इधर से एक बुलेट बाइक पर सवार होके एक इधर से जा रहे थे दरभंगा की ओर। ये दोनों के जब नजदीक आए तो उधर से एक ट्रक आमने बड़ा गाड़ी नजदीक पहुंच गए। जब नजदीक पहुंचने के बाद जब नजर आए तो दोनों का बैलेंस बिगड़ गया। बैलेंस बिगड़ने के कारण दोनों आपस में टकरा गए। टकराने के कारण दोनों को दर्दनाक मौत हो गया। इसमें पुलिस की जानकारी आप लोगों ने दी? पुलिस को जानकारी मिली। पुलिस स्थानीय जगह पर आकर के घटना जगह पर आए और दोनों को लेकर के हॉस्पिटल ले गए। एक को हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पर जो है दोनों को पोस्टमार्टम किया गया। दरभंगा में चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का भूमि पूजन किया गया। दरभंगा जिला के संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में आज चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव को लेकर दरभंगा के युवराज कपिलेश्वर सिंह के द्वारा भूमि पूजन किया गया। वहीं बताया गया कि यह समारोह 3 दिन चलेगी। चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का भूमि पूजन था, आप लोग आए। और जैसा कि आप जानते हैं कि 18, 19, 20 ये 3 दिन यहाँ चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें महामहिम राज्यपाल जी उनका उद्घाटन करेंगे। और बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं जो नेशनल इंटरनेशनल के वो सब आएंगे यहाँ, इसमें यहाँ शिरकत करेंगे। और जितने भी यहाँ
छोटे बड़े जो भी प्रतिभाशाली होंगे उनको पुरस्कार भी मिलेगा। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण आयोजन करने के लिए चंद्रगुप्त समिति ने जो है इस विश्वविद्यालय को चुना, तो हम अपने निमित्त मात्र हैं इसमें, जैसे गीता में कहते हैं निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, तो उस निमित्त के रूप में हम यहाँ हैं। बाकी पूरा सहयोग इस प्रांगण में रहेगा। और आज भूमि पूजन दिव्य कार्यक्रम से शुरू हुआ है और यह साहित्यिक और सांस्कृतिक जितने भी चीज़ें हैं इसके लिए हम लोग संस्कृत विश्वविद्यालय कार्य करता ही रहा है। और आगे जो नई शिक्षा, आपने कहा स्व की बात, तो स्व को जानना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, यह अध्यात्म का ज्ञान है। और यह ज्ञान जब हो जाता है तो हम जो है ये भौतिकता से दूर एक आध्यात्मिक जीवन में जीते। तो आगे भी हमको जो भारत, विकसित भारत की जो संकल्पना है, इसमें विषय भी है, तो विकसित भारत तो एक भौतिक विकास से होता है, लेकिन आध्यात्मिक विकास से उस श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। तो ज्ञान, स्व को जानना ज्ञान है, और ये बाकी जो टेक्नोलॉजी इत्यादि जो है वो भौतिक विकास, वो विज्ञान है। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों का संगम इस महोत्सव में मिलेगा। ये बहुत ही सुखद बात है। और स्व हर चीज अपने बारे में जानना, स्वकीय स्वयोषिति प्रीति ही मर्यादा पुरुषोत्तम, और उनकी जानकी का क्षेत्र है। मर्यादा पुरुषोत्तम अपने पत्नी व्रत के लिए जो है एक पत्नी व्रत के लिए जाने जाते हैं, तो स्वकीय पत्नी का ही आदर करना चाहिए, न तो परकीया, वो भी स्वत्व का एक लक्षण है। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, तो स्वधर्म, अपने धर्म को जो है अच्छे, तो उसी में हमको जीना मरना चाहिए। स्वधर्म का विकास, वो भी इसमें स्व से जुड़ी हुई बातें हैं। तो स्व से जुड़ी एक अनंत बातें हैं, तो इस तरह की होंगी। तो निश्चित जो भी भागीदार होंगे उन सबको इस तरह की प्रेरणास्पद बातें, लाभकारी बातें सुनने को मिलेगी। और यह हमारा, तो इसके लिए सौभाग्य है कि मुझको ये अवसर मिला है इस विश्वविद्यालय के कुलपति के नाते इसको आयोजन करने में। और एक भव्य समारोह है, क्योंकि हमारे कुलाधिपति भी हैं, गवर्नर साहब जो आएंगे, और सारे कुलपतियों को भी यहाँ बुलाया गया है, वो भी इस आयोजन समिति में रहेंगे, स्वागत समिति में है। तो एक अच्छा ही साहित्यिक और श्रेष्ठ कार्यक्रम ये बनेगा, इसका निश्चित ही मैं मान सकता हूँ। कि जैसा मैंने आपको बताया कि 18, 19 और 20 शिक्षा और साहित्य के विषय को लेकर विभिन्न सत्रों का आयोजन होगा, लेकिन 18 तारीख को संध्या काल सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होना है। और सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो बिहार की प्रख्यात महिला गायिका है दीपाली सहाय जी, उन दीपाली सहाय जी का कार्यक्रम होना है संध्या काल 18 तारीख को। और 19 तारीख को कपिल, 19 तारीख को जितने भी जो कवि हैं हमारे मिथिला क्षेत्र के, या हमारा जो दूसरा अंग है बिहार में भोजपुर, और हमारी जो अपनी राष्ट्रभाषा है हिंदी, तो हिंदी, मैथिली और भोजपुरी इसके कवि रहेंगे। 19 तारीख को कवि सम्मेलन भी होना है। और इन सब के बीच में जो हमारे अपने दरभंगा का ही सृष्टि फाउंडेशन है, उस सृष्टि फाउंडेशन में जो बच्चे बच्चियां, हमारे अपने दरभंगा की जो बच्चे बच्चियां वहां पर अपनी तैयारी करते हैं, नृत्य की विधा को सीखते हैं, उनके द्वारा भी यह तय किया गया है कि उस पूरे 18, 19 और 20 तीनों दिन अलग अलग समय पर उनके द्वारा, कभी सुबह के समय में, या कभी संध्या काल, या मंच पर, या फिर जब माननीय जो कुलाधिपति हैं गवर्नर, उनका आना होगा, उस बीच रास्ते में उनके द्वारा नृत्य नाटिकाएं पेश की जाएंगी। ये सब सूचना संस्कृति के आधार पर जो चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव के द्वारा आयोजन किया जा रहा है, ये उसकी सूचना है। बाद बाकी मुझे लगता है कि जो जितनी सूचनाएं अभी हम लोगों को प्रेस को देना था, वो सब सूचनाएं हम दे चुके हैं। तो अगर आदेश हो तो सिद्धपीठ श्री श्री 1008 बाबा हजारीनाथ श्रावण महोत्सव मेला को राजकीय महोत्सव मेला प्रदान किए जाने के उपलक्ष्य में राजस्व, भूमि व सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल बाबा हजारीनाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मनुष्य को मानवता नहीं छोड़नी चाहिए।
उन्होंने कहा कि लोगों को मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए, मनुष्य को अहंकार नहीं करनी चाहिए, उसे परोपकार करना चाहिए। मौके पर मंत्री हरि सहनी, पूर्व मंत्री जीवेश कुमार, नगर विधायक संजय सरावगी, हायाघाट के विधायक रामचंद्र प्रसाद, केवटी के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा, राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता, भाजपा के नगर अध्यक्ष मनोज कुमार झा, पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण कांसेकार, जदयू के जिला नगर अध्यक्ष माधव झा, भाजपा के जिला मंत्री राजू तिवारी, कामोद कुमार राय, वार्ड पार्षद सोनी पूर्वे, ज्योति गुप्ता सहित भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हम लोग के बीच हैं। सर्वप्रथम इस बाबा हजारीनाथ के प्रांगण में मैं अपनी ओर से, पूरे नगर वासियों की ओर से और पूरे बाबा हजारीनाथ के भक्तगण की ओर से मैं इनका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को पता है कि बाबा हजारीनाथ का श्रावणी मेला पूरे देश में और मिथिला में प्रसिद्ध है। एक बार मैंने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया कि बाबा हजारीनाथ का श्रावणी महोत्सव भू एवं राजस्व विभाग इसको अपनाए। तत्क्षण इन्होंने इसको राजकीय दर्जा दिया है। इस मेला को राजकीय दर्जा नहीं दिया, इसमें जो है राजस्व विभाग से 5 लाख की राशि स्वीकृत की। वो अलग बात है कि 5 लाख की राशि खर्च नहीं हो सकी, कुछ बची है तो वो वापस जाएगी। और इन्होंने कहा था कि समापन समारोह में मैं अवश्य आऊंगा, लेकिन कुछ अति आवश्यक कार्य होने से थे। इन्होंने कहा कि संजय जी मेरी ओर से कह दीजिएगा आप कि जिस दिन मैं दरभंगा शहर में किसी भी काम से आऊंगा, बाबा हजारीनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए मैं जरूर आऊंगा। और आज हम लोग को प्रसन्नता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आदरणीय दिलीप जायसवाल जी बाबा हजारीनाथ के प्रांगण में आए, बाबा हजारीनाथ का आशीर्वाद लिया। यहाँ पर उपस्थित हैं। अंदर जब गए, अद्भुत शक्ति है बाबा हजारीनाथ, और जिस तरह से बगल में जो बागमती नदी का भी यहाँ पर जो है बगल से बहती है, तो मैं तो देख के आश्चर्यचकित रह गया। और जब उनका पूजा कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि साक्षात महादेव जो है अपनी पूजा अर्चना में सामने मौजूद हो। और मुझे बहुत ही अंदर से एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ। मैंने बहुत कुछ दिव्य ये से लगा कि मुझे कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो आज बाबा का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है मेरे जीवन में। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। श्यामा मंदिर भी सर गए थे, कुछ कहेंगे वहाँ? श्यामा मंदिर भी मैं पूजा करने गया था, माता श्यामा का भी दर्शन किया और समाज के लिए, देश के लिए, बिहार के लिए सुख शांति और उनसे जो है पूजा अर्चना किया। मेरे परिवार के लिए भी पूजा अर्चना किया। मैंने बाबा हजारीनाथ का जिस तरह का मैंने श्री संजय सरावगी जी जो हमारे स्थानीय विधायक बहुत दिनों से बता रहे थे कि बाबा हजारीनाथ के प्रति बहुत लोगों की आस्था है और विशेष करके श्रावणी मेला में, तो मैंने इस मंदिर को राजकीय सूची में शामिल किया है। और राजकीय सूची में शामिल होने पर अब प्रत्येक वर्ष जो है एक निश्चित फंड यहाँ पर आया करेगा और मंदिर परिसर का भी कैसे विकास हो उसके लिए हम जिला पदाधिकारी को अधियाचना मांगेंगे कि इसका और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसका विकास किया जा सकता है। तो राजकीय सूची में एक बार जब कोई शामिल हो जाता है तो उसके लिए हम लोग विकास की भी चिंता करते हैं और मेला का भी चिंता करते हैं। तो आने वाले समय में यहाँ का विकास हो इसकी चिंता सरकार करेगी। सर, बिहार में प्राकृतिक आपदा है, हालांकि सरकार तो काम कर ही रही है, तो क्या जो बाढ़ है उसके लिए भगवान से आपने कुछ मांगा कि वही शांत हो? प्राकृतिक आपदा में लगातार सरकार भगवान के ही शक्ति से, कृपा से, उनके आशीर्वाद से कोई भी काम करता है। और भगवान का जो साइंटिफिक अर्थ है, भौ से भूमि, गौ से गगन, वौ से वायु, आ से अनल और नौ से नीर, पंच तत्व ये साइंटिफिक शब्द है भगवान, जिस पर हम लोग की आस्था है। यानी पांचों तत्व को मिला करके भगवान बने, तो उस पांच तत्व से ही तो हम लोग को आशीर्वाद, उसी में फिर मिट्टी में मिलना है दुनिया को, तो हम लोग उन्हीं से आशीर्वाद लेकर के। और बिहार सरकार बहुत ही मुस्तैदी के साथ बाढ़ पीड़ितों के राहत के लिए काम कर रही है।
दिन रात उनकी चिंता कर रही है कि बाढ़ पीड़ित को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधा पहुंचा सकें। आपदा तो आपदा होता है, आपदा जैसे आता है तो पता नहीं चलता है बाढ़ का पानी किधर किधर जाएगा, कितना उसका जो है ये कितने हाइट तक पानी आएगा। लेकिन सरकार ने फैसला लिया है कि सूखा राशन, कम्युनिटी किचन, जो सामुदायिक किचन बना हुआ है, और इसके बाद कल जो है सभी लोगों के अकाउंट में 7-7 हज़ार रुपया भेज रही है। परसों ही हम लोगों ने अखबार में विज्ञापन दिया है कि जिसका भी फसल क्षति हुआ है तो प्रति हेक्टेयर अगर वो खेत जो है 3 तरह का खेत हम लोगों ने ये किया है और उसमें 8,000 से लेके 25,000 रुपया तक प्रति हेक्टेयर जो है हम लोग मुआवजा राशि देने जा रहे हैं। तो किसानों को फसल का भी मुआवजा मिल जाएगा। कल 7,000 रुपये करके बैंक में कैश चला जाएगा। अगर किसी का घर द्वार भी क्षति हुआ होगा तो उसका भी क्षतिपूर्ति हम लोग दे रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि तुरंत उन्होंने करीब 600 करोड़ रुपया बाढ़ राहत के लिए भेजा है, और भी जितनी राशि की जरूरत पड़ेगी केंद्र सरकार भी देगी। तो इस तरह करके हम लोग धीरे धीरे करके बाढ़ पीड़ितों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको राहत पहुंचाने का काम करेंगे। सर, एक अलग सवाल, तेजस्वी